ओके सो हेलो गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, हाइपर यूरिसीमिया या फिर गाउट, जिसके कारण गाउट हो जाता है। तो यूरिक एसिड आपने देखा होगा कि कई अडल्ट होते हैं, कई इवन यंगर अडल्ट्स भी हैं, उनको यूरिक एसिड की समस्या रहती है। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है, उसके कारण उनको गाउट हो जाता है। तो नॉर्मल वैल्यूज वगैरह सब हम ये सब थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। मेन आज हम फोकस करेंगे मैनेजमेंट में, ओपीडी में कैसे मैनेज करना है इनको। तो यूरिक एसिड लेवल जैसे टेक्स्ट बुक अगर हम देखें तो फिर वो बोलता है कि भाई आपको है ना सिर्फ ये 6.8 पे फोकस करना है, लेकिन जब हम ओपीडी में देखते हैं तो मेल्स में थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इसलिए हम 7 तक मान लेते हैं कि 7 से ज़्यादा होता है तो हम उसको हाइपरयूसिमिया में बोलते हैं। और फीमेल में अगर 6 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगा तो हम उसको हाइपरयूसिमिया में बोलेंगे। अब मैकेनिज्म ये होता है कि या तो यूरिक एसिड प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा है, या फिर यूरिक एसिड जो निकलना था बॉडी से वो निकल नहीं रहा है। ये आपके हैं कुछ कुछ कॉजेज, जैसे जो कॉमन जो लेमैन को समझ में आ जाएंगे, जैसे आपको बोलेंगे एक्सरसाइज करने से ज़्यादा यूरिक एसिड हो जाएगा, स्मोकिंग से, अल्कोहल से। बाकी अगर मेडिकल फील्ड को वाले बंदों को देखना हो तो रेब्डोमायोलाइसिस हो गया, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हो गए, हीमोलाइसिस हो गया, माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीजेज, संबॉर्न डिजीजेज, जिसके कारण यूरिक एसिड बढ़ता ज़्यादा है। किडनी डिजीजेज हो गई कि एक्सक्रीट ही नहीं हो रहा है ना, तो एक ये हो गया। डिक्रीज यूरिक सेक्रेशन, वही यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कैसे होएगा, जीएफआर कम हो जाएगा रीनल फेलियर के कारण, या फिर ट्यूबुलर रिअब्जॉर्प्शन की, मतलब जैसे आपने फ्रक्टोज सिरप पिया तो फ्रक्टोज के साथ साथ वो भी अब्जॉर्ब हो गया। कुछ अगर देखें तो यूरैट वन चैनल होते हैं, ग्लूटनाइन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जिनके कारण वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं। ग्लूटनाइन से ये फ्रक्टोज के साथ साथ अब्जॉर्ब कर लेता है। यूरैट से क्या होता है कि मतलब ये कुछ कंडीशन है, जैसे लैक्टिक एसिडोसिस, अल्कोहल ज़्यादा पिया है, कीटोएसिडोसिस, नियासिन टॉक्सिसिटी, एस्पिरिन के कारण। इन सब से क्या होता है कि मतलब ये यूरिन में होते हैं, ठीक है, तो हमें इनको फ्लश आउट करना होता है, ये ब्लड में होते हैं। तो ये जब फ्लश आउट होएगा हम यूरिन में, तो यूरिन से कुछ ट्यूबुलर रिअब्जॉर्प्शन आ जाता है। क्या आता है, वो यूरिक एसिड हो जाता है। अब यूरिन से हम यूरिक एसिड खींच लेंगे तो फिर यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। वॉल्यूम डिप्लेशन, पानी जो कम पीते हैं उनको यूरिक एसिड बढ़ा रहता है। अगर वो पानी हाइड्रेटेड रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो ये जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। अच्छा, हाइपर यूरिसीमिया होने से क्या होगा, गाउट हो सकता है, नेफ्रोलिथियासिस हो सकता है, यूरिक एसिड के स्टोन्स बन सकते हैं, नेफ्रोपैथी हो सकती है ना। क्लिनिकल फीचर ये क्या होता है कि सबसे जो क्लिनिकल फीचर मेन जो रहता है ना 90% ऑफ द केसेस में ये दिखता है कि अ, अगर जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है तो फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट जो अंगूठे के पास होता है ना पैर में, वहां पर स्वेलिंग वगैरह दिखती है, तो हम उसको सेप्टिक अर्थराइटिस से डिफरेंशिएट करना होता है। और भी जॉइंट्स होते हैं जैसे एंकल में, नी में, पेशेंट कहेगा कि इट्स अ वर्स्ट पेन ऑफ माय लाइफ। या फिर कई बार क्या होता है ना कि पेशेंट जैसे चद्दर ओढ़ रहा होता है, चद्दर ओढ़ता है ना, तो उसको लगता है कि चद्दर जस्ट भिड़ भी रही है ना मेरे पैर के, तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो ऐसा रहता है उसको ऑफन नॉकटर्नल पेन, मतलब रात को सोते हुए, या फिर सुबह जल्दी जल्दी सुबह, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में जैसे अगर वहाँ पे रेस्ट देंगे तो फिर वो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, है ना। तो फिर अब क्या होगा, वहाँ पे रेड हो जाएगा, वॉर्म हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा, स्वोलन जॉइंट, सेलुलाइटिस अपीयरेंस। तो इसको हम सेप्टिक अर्थराइटिस से डिफरेंशिएट करते हैं, कहीं बैक्टीरियल कोज वगैरह ना हो, है ना। इन्वेस्टिगेशंस क्या करते हैं हम, ऑब्वियसली हम सीरम यूरिक एसिड लेवल चेक करेंगे। कई बार क्या होता है कि जब एकदम से अटैक आता है इसका, गाउट का, तो उसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मतलब कम भी हो सकता है। कम क्यों हो सकता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन के टाइम पे ना IL-6 बढ़ जाता है। IL-6 क्या करता है, वो यूरिकोज यूरिया करा देता है कि यूरिक एसिड को यूरिन में पास आउट फ्लश आउट करा दिया, तो फिर वो कम दिखता है फॉल्सली उस टाइम पे, अटैक के टाइम पे। एक्सरे कराएंगे तो हमें इरोजन्स मिलेंगे, ओवर हैजिंग ओवर हैंगिंग एजेस मिलेंगे, क्योंकि कुछ वो देखते हैं ना कि अल्कोहलिक बिंज बिंज ड्रिंकिंग करी, उसके बाद हमने एक एक्सरे कराया, फिर उसका देखता है कि ओहो मार्टेल जी साइन है वहाँ पे, फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट पे। तो वो सब होता है इसमें। ये अल्ट्रासाउंड पे हमें डबल कंटोर साइन मिलता है। इसका क्या मतलब है, जैसे अब जैसे जॉइंट है, जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड है और साइनोवियल लाइनिंग है। अब ये जो यूरिक एसिड होगा ना, इसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे मोनोसोडियम यूरेट के। अब ये क्रिस्टल जाके है ना वहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन पे जम जाएंगे, और जब हम उसका अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो हमें डबल कंटोर साइन दिखेगा, वो दिखता है वहाँ पे। अब आते हैं मेन ट्रीटमेंट। चलो 4-5 मिनट अपना एक बार मोटा मोटा बता दिया कि क्या होता है क्या नहीं होता। अब क्या होता है कि कई बार ना अटैक पड़ जाता है, क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो जाएगा। अब पेन के लिए हम क्या देंगे, पेन किलर देंगे, और भी ड्रग्स होते हैं जैसे कोल्चिसिन होती है, स्टेरॉइड्स भी देते हैं इवन। तो अभी हम डिस्कस करेंगे। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब अगर दवाइयाँ नहीं चाहिए तो आप इसको काम करो, रेस्ट दो और आइस पैकिंग करो, उससे आराम पड़ जाएगा। नहीं पड़ता तो हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी मेंस्टे रहता है। जो फर्स्ट लाइन तो हम एनसेड्स ही देते हैं, जैसे इंडोमेथासिन, नेप्रोक्सन या आइबुप्रोफेन। इनकी डोज देख लेना, इंडोमेथासिन 50 mg TDS दिन में 3 बार, नेप्रोक्सन 500 mg BD दिन में 2 बार, और आइबुप्रोफेन 800 mg TDS। इनसे आराम हो जाना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इसमें दे नहीं सकते, कि जैसे गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, अल्सर बन जाते हैं, तो कोल्चिसिन वगैरह प्रेफर कर लेते हैं, लेकिन इसमें भी कई बार
अवॉइड करते हैं हम, रीनल इम्पेयरमेंट है या गैस्ट्रिक हिपैटिक इम्पेयरमेंट है तो उसमें भी अवॉइड करते हैं। जैसे कोलचिसिन क्या डोज होती है, 1.2 mg एक बार दे देंगे, फिर 1 घंटे बाद उसको 0.6 mg पे रखेंगे और अगले आने वाले 4-5 दिन उसको और देंगे 0.6 mg, ओडी या बीडी जैसे भी पेशेंट कंडीशन होती है उस टाइम पे। ठीक है, अगर अटैक आया तो 36 घंटे के अंदर अंदर देंगे तो बेनिफिशियल रहेगा, उसके बाद कोई फायदा नहीं है बल्कि नुकसान और हो जाता है। ओके, अब आप कहेंगे कि इनमें से क्या प्रेफर करें। अभी तीसरा है एक ग्लूकोकोर्टिकोइड। अब तीन चीज होगी, अब या तो हम एनसैड देंगे, या हम कोलचिसिन देंगे, या फिर हम ग्लूकोकोर्टिकोइड देंगे। सबसे बेस्ट ग्लूकोकोर्टिकोइड मतलब स्टेरॉइड्स। मेरी मानो तो सबसे बेस्ट है स्टेरॉइड्स यहाँ पर। टू बी ऑनेस्ट बहुत इफेक्टिव रहते हैं, एकदम से पेन गायब हो जाता है, एंड शॉर्ट टर्म कोर्स में स्टेरॉइड्स में कुछ नुकसान ऐसे ज़्यादा नहीं होता। सो आई प्रेफर गिविंग स्टेरॉइड्स इन द शॉर्टर रन। ओरल प्रेडनिसोलोन देते हैं, मे बी वी कैन गो विद 20 to 30 और इवन 40 mg वी कैन स्टार्ट, एंड देन वी कैन टेपर ऑफ आफ्टर 5 to 7 days इफ द पेशेंट कंडीशन इज ऑल राइट। इंट्रा आर्टिकुलर कई बार जिस जॉइंट में पेन है, इन्फ्लेमेशन है, उसमें हम इंजेक्शन लगा देते हैं स्टेरॉइड का, और लोगों को डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, स्टेरॉइड का इंजेक्शन लग गया। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे लोकलाइज्ड है ना, क्योंकि जॉइंट में दिया है, अब जॉइंट में दिया तो वहीं रहेगा ना स्टेरॉइड, खून में तो गया नहीं यार, खून में तो तब भी जाएगा, जब आप पेट में से उसको गोली से खाओगे तब भी खून में जाएगा। इंट्रा आर्टिकुलर ज़्यादा वो रहेगा कि लोकली जहाँ पे भी जॉइंट है वहीं पे असर करेगा। तो अगर स्मॉल जॉइंट है जैसे रिस्ट है, अपने मेटाकार्पोफेरेंजियल या मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट है, तो उसमें हम 10 to 20 mg का इंजेक्शन लगा देंगे। अगर बड़ा जॉइंट है, रिस्ट है, जैसे रिस्ट कह रहा हूँ, एल्बो है, नी है, तो वहाँ पे हम 40 to 80 mg पे इंजेक्शन लगा देंगे। प्रेफर्ड इन रीनल फेलियर एंड एनसाइड इंटॉलरेंस, जैसे हमने कहा कि गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर्स वगैरह जब भी हो जाएं तो हम ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स को प्रेफर करते हैं। अच्छा, अब क्या है कि हम एनसेड्स को किसके साथ दे सकते हैं, कोलचिसिन के साथ दे सकते हैं, लेकिन स्टीरॉइड के साथ नहीं दे सकते, क्योंकि गैस्ट्रिक अपसेट्स वही पेप्टिक अल्सर्स के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे अगर एनसेड्स और स्टीरॉइड्स को साथ साथ दिया तो। हाँ, एनसेड्स और कोलचिसिन को साथ साथ दे सकते हैं। एनसेड्स को हम क्रोनिक किडनी कंडीशन अगर है तो नहीं दे सकते, कि बिकॉज वो अफेक्ट करता है किडनीज पे। एनसेड्स अफेक्ट किडनीज एंड पेप्टिक अल्सर कराते हैं, सीएचएफ कराते हैं, एंड सिरोसिस कराते हैं। सीएचएफ जैसे किडनी पहले ही सीएचएफ है, सीएचएफ मतलब पहले ही फ्लूइड ओवरलोड है, आपने किडनी को और डैमेज किया तो फ्लूइड फिल्टर नहीं हो रहा, फिर और फ्लूइड डैमेज हो रहा है, तो वो मतलब फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो उसमें भी नहीं देते, है ना। अब फिर अब मान लो कि 4-5 दिन का अटैक, एक बार पेशेंट आया, ठीक है। अब एक केस लिखते हैं। पेशेंट आया कि मेरे को दर्द हो रहा है, ये वो, हमने क्लिनिकल डायग्नोसिस बना लिया, गाउट का है, ठीक है, अब हम उसको इन तीन में से कुछ दे देंगे। एनसेड दे दिया, चलो मान लिया उसको कोई प्रैक्टिकल डिजीज वगैरह कुछ नहीं है, सब वो टॉलरेट कर पा रहा है, तो नेप्रोक्सन 500 mg दे दिया। फिर उसके बाद हमने अब 5 दिन बाद अब उसके हम देखेंगे कि क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। मतलब उसको गाउट के अटैक आते रहते हैं साल में 2 बार, हाँ। प्रेजेंस ऑफ टोफाई है, सबक्यूटेनियस टोफाई की, मतलब इन्फ्लेमेशन वगैरह दिख रही है हमें, हाँ। जो हमने एक्सरे करवाया था उसमें हमें दिख रहा है इरोजन दिख रहे हैं, बोनी इरोजन, हाँ। अगर हाँ, मतलब सारी चीजें जरूरी नहीं है, हो कुछ कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। सीरम यूरिक एसिड उसका जैसे 7 से ज्यादा होता है मेल में, 6 से ज्यादा होता है फीमेल में, उसका 9 से ज्यादा है, हाँ। अगर फर्स्ट टाइम अटैक आया और किडनी क्रोनिक किडनी डिजीज है मोर देन 3, जो स्टेजिंग होती है उसमें, तो हाँ। यूरिक एसिड अगर स्टोन्स हैं तो हाँ। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम क्या होता है कि मतलब ट्यूमर को हमने मारा तो जो सेल्स डाई करे, जो सेल के अंदर का मटेरियल होगा वो बाहर आ जाएगा, उसमें यूरिक एसिड होता है, और भी सब चीज़ें होती है, तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है बॉडी में, तो इसलिए हम उसमें भी गाउट का रिस्क होता है, हाइपरयूरेसीमिया हो जाता है। तो नॉट इंडिकेटेड फॉर असिम्टोमेटिक हाइपरयूरेसीमिया, मतलब सिर्फ हाइपरयूरेसीमिया लेकिन कोई कंडीशन नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो हम उसमें नहीं देते। तो ये सब कंडीशंस हैं जिसमें हम दे सकते हैं ये यूरेट लोअरिंग थेरेपी, जो कि हम ड्रग ऑफ चॉइस जिसको एलोप्रेनॉल बोलते हैं, और भी ड्रग्स होते हैं, हम ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो नेप्रोक्सन दिया 5 दिन के लिए, अब वो ठीक हो गया, लेकिन अब उसको लॉन्ग टर्म के लिए देना है यूरेट लोअरिंग थेरेपी, क्योंकि उसका पेन तो चला गया, लेकिन यूरिक एसिड अभी भी बढ़ा हुआ है खून में, है ना। तो अब उसको कम करना है यूरिक एसिड को। तो अब हम क्या करेंगे, एलोपेरिनोल स्टार्ट कर देंगे, और साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि एलोपेरिनोल के साथ साथ हम ये भी स्टार्ट रखें थोड़े से अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, उतनी ही डोज पे नहीं, थोड़ी लोअर डोज पे, जैसे नेप्रोक्सन 500 mg बीडी चल रहा था तो 200 mg बीडी पे चल रहा दिया। अगर प्रेडनिसोलोन हमने 40 पे चला रखा था, तो टेपर ऑफ करके करते करते उसको 40 से 30 पे ले आएंगे, फिर 20 पे ले आएंगे 4-5 दिन में, एक हफ्ते में, फिर 10 पे ले आएंगे, और फिर उसको 2 महीने, एक या 2 महीने में टेपर ऑफ करके 0 कर देंगे। तो ये देखते हैं, है ना। एलोपेरिनोल हम कैसे स्टार्ट करते हैं, 50 mg से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही लो डोज देते हैं, ताकि क्योंकि इसमें ना एशियंस में क्या होता है कि एसजीएस, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम और टीईएन,
का रिस्क होता है, क्योंकि HLA-B5801 से एसोसिएशन रहता है, जो ये करा देते हैं एलोपिनॉल से SGS एंड TEN। अगर वो सूट कर जाता है और एलोपेरिनोल की 50 mg डोज सूट कर जाती है, उसको 2 से 4 हफ्ते बाद हम देखते हैं कि हाँ, थोड़े से लेवल कम हो रहे हैं यूरिक एसिड के और कोई स्किन एलर्जी भी नहीं हो रही, तो हम बढ़ा देते हैं, डोज बढ़ा देंगे, 100 कर देंगे। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? 800 mg पर डे से जा सकते हैं। टारगेट हमारा यूरिक एसिड का रहता है 6 mg पर डेसीलीटर से कम लेके जाना है, मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। फिर फेबुस्टेट अगर ये नहीं दे सकना, एलोपेरिनोल नहीं देना, तो ये दे सकते हैं, किस कंडीशन में दे सकते हैं? जैसे CKD हो, है ना, सीवीएस मोर्टेलिटी नहीं, सीवीएस मोर्टेलिटी के लिए हम ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सीवीडी मोर्टेलिटी, राइट, कार्डियोवास्कुलर, हाँ, अवॉइडिंग कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी में हम फेबोक्सट्रेट नहीं देते, उसमें हम देते हैं एलोपेरिनोल, से लिखा है यहाँ पे। और सीकेडी में हम ये देते हैं, फेबोक्सट्रेट देते हैं। फिर और एजेंट्स होते हैं। अच्छा, इसकी डोज क्या होती है? 40 mg में से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम 80 mg पर डे पे चले जाते हैं, और 40 mg बीडी भी दे सकते हैं एज सूटेड। फिर अगर ये काम नहीं कर पाते तो हम यूरिक एसिड देते हैं। क्या करते हैं कि प्रोबेनिसिड देते हैं 250 mg बीडी, कैन गो अप टू 3 ग्राम पर डे, और डिपेंड करता है, स्प्लिट डोज में भी दे सकते हैं, डिवाइडेड डोजेज में भी। लेकिन इसमें है ना, हमें जीएफआर देखना पड़ता है कि जीएफआर ठीक होना चाहिए। क्यों, मैं बताता हूँ। प्रोपेनेसिड जाके ट्यूब्यूल्स पे काम करेगा, ट्यूब्यूल्स पे तब जाएगा जब वो ब्लड से फिल्टर हो, किडनी से फिल्टर होके ट्यूब्यूल्स में जाएगा। अगर उसका जीएफआर कम है, फिल्ट्रेशन कम हो रही है, तो वो जाएगा ही नहीं ट्यूब्यूल्स में, तो ट्यूब्यूल्स में जाएगा तो काम नहीं करेगा, तो फिर उसको कोई फायदा नहीं है देने का, क्योंकि वो जहाँ पे जाना चाहिए वो पहुंच ही नहीं पा रहा है ना। फिर इसके बाद हम क्या इफेक्टिव थेरेपी दे सकते हैं? रिकॉम्बिनेंट यूरिकेस, पेग्लोटिकेस देते हैं फॉर रिफ्रैक्टरी केसेस, जिसमें ये सब चीज़ें काम नहीं कर रही होती, उसमें हम पेग्लोटिकेस दे सकते हैं। इसकी डोज अभी मैं भूल गया हूँ, वो देखना पड़ेगा, है ना। अब मेजर मेजर पॉइंट्स तो हमारे सब कवर हो चुके हैं, और एक बार ये सब कुछ देख लेते हैं। ऑलवेज गिव एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोफाइलैक्सिस, मैंने बता दिया था, कि एनसेड्स लो डोज में देंगे, कोल्चिसिन देंगे, नेप्रोक्सन दे देंगे। जैसे आपने एलोपेरिनोल दिया, स्टार्ट किया, यूरेट लोअरिंग थेरेपी स्टार्ट करी, तो उसके साथ साथ आप 1 से 2 महीने तक, यहाँ से जैसे 2 से 6 महीने लिखा है, मैं हमारे यहाँ पे इंडियन में कॉन्टेक्स्ट में 1 से 2 महीने तक ही लेते हैं पेशेंट, फिर उसके बाद छोड़ देते खुद ही, पता नहीं क्या क्या छोड़ देते हैं, लेकिन ये भी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो ऐसे करना है। 1 से 2 महीने लो डोज पे रखेंगे और फिर टेपर ऑफ कर देंगे, देखेंगे कोई फ्लेयर अप तो नहीं हो रहा। लाइफस्टाइल बॉडी कोएफिशिएंट क्या करेंगे? उसको मोटापा कम करने के लिए बोलेंगे, अगर वो मोटा है तो, क्योंकि मोटापे में यूरिक एसिड लेवल भरे हुए मिलते हैं। एडिक्वेट हाइड्रेशन, क्योंकि अगर वॉल्यूम हम फ्लूइड वॉल्यूम अगर ज़्यादा देंगे तो यूरिक एसिड कम हो जाएगा, ये देखा गया है। अल्कोहल कम कर देनी है, अब ये बंद ही कर देनी है, और सबसे ज़्यादा कौन सी बंद करनी है? बियर। बियर नहीं पीनी है, बियर से सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ता है, वाइन से उतना नहीं बढ़ता, तो यू नो द इंडिकेशन, समझ में आ रहा है क्या नहीं पीना और क्या नहीं पीना। एंड अवॉइड रेड मीट, ऑर्गन मीट, सी फूड, क्योंकि इसमें यूरिक एसिड बढ़ जाते हैं। एंड अवॉइड हाई फ्रक्टोज रिच ड्रिंक्स, क्योंकि फ्रक्टोज साथ साथ वो यूरिक एसिड भी रीअब्जॉर्ब करवा लेता है ट्यूब्यूल से, राइट। क्या क्या देना है? लो फैट डेयरी देना है, होल ग्रेन देना है, विटामिन सी देना है, क्योंकि यूरिकोज यूरिक एजेंट होते हैं। अब कुछ कुछ पेशेंट स्पेशल पॉइंट्स हैं, जैसे कुछ कार्डियक पेशेंट्स होते हैं, वो एस्पिरिन पे चल रहे होते हैं कि खून पतला करने की दवाई, ठीक है, तो एस्पिरिन पे चल रहे होते हैं, तो और एस्पिरिन यूरिक एसिड बढ़ाता है, तो इन पेशेंट्स में क्या कहेंगे कि हम एस्पिरिन बंद कर दो? नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, हम कंटिन्यू द एस्पिरिन, और हम थेरेपी और देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रिवॉर्ड्स हैं दे आउटवे द रिस्क, ओके। डू नॉट स्टॉप एस्पिरिन। थाइजाइड्स, थाइजाइड्स क्या होते हैं कि मतलब हम थाइजाइड्स यूज करते हैं हम हाइपरटेंशन में, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, लेकिन ये थायराइड्स, लूप डायरेटिक्स जो होते हैं ना, ये हाइपरयूरेसीमिया करा देते हैं, इसलिए हम स्विच कर जाते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या फिर लोसार्टन्स लाइक एआरबीज में स्विच कर जाते हैं, क्योंकि वो खुद ही यूरिक एसिड हो जाते हैं, वो हेल्प कराते हैं हमें यूरिक एसिड को फ्लश आउट कराने में वाया किडनी, सो हेल्प कराते हैं। तो हम इनको थायजाइड्स से शिफ्ट कर जाएंगे एम्लोडिपिन पे या फिर लोसार्टन्स पे, ठीक है। फिर टाइप 2 डायबिटीज है तो SGLT2, क्योंकि वो भी यूरिक एसिड को बाहर निकाल देता है। और क्या देखें, अगर ड्यूरेशन ऑफ अल्ट्रा, ये हमने डिस्कस कर लिया है कि इंडिया में हम स्टॉप कर सकते हैं, अगर क्लिनिकली मतलब मान लो कि 1 साल तक आपने एलोपेरिनोल दिया और वो ठीक है, कुछ हो नहीं रहा, तो हम धीरे धीरे टेपर ऑफ कर देंगे, सडन बंद नहीं करेंगे, कोई टोफाई नहीं है, कोई अटैक्स नहीं है गाउट के, तो हम बंद कर देंगे। तो समरी में क्या देखना है हमें? एक्यूट अटैक्स के लिए हम सबसे पहले देंगे एनसेड देंगे, कोल्चिसिन देंगे, स्टेरॉइड देंगे, डोजेज हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड और कहाँ गए हम? हाँ, स्टार्ट अल्ट्रा सॉरी यूरेट लोअरिंग थेरेपी, एंड ओनली इफ मोर देन 2 attacks, 25% हाई यूरिक एसिड, एलिपेनॉल फर्स्ट चॉइस ऑफ अटैक अनलेस CKD, ऑल राइट, एंड ऐसा हमको एलर्जी नहीं हो तो। ऑलवेज गिव एंटी इन्फ्लेमेटरी कवर while using your ultra
मैं बार-बार अल्ट्रा बोल रहा हूँ। यूरिएट लोअरिंग थेरेपी एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस द कॉर्नरस्टोन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस मतलब ये सब वेट रिडक्शन, अल्कोहल नहीं पीनी, हाइड्रेशन वगैरह सब ये सब। चलो ठीक है गाइस, वही 15 मिनट में अपन ने फिर से ये वाला एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। तो मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।